ओके, बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट। तो बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट पे अपन आए थे। कॉस्टिंग के अंदर जैसे अपन ह्यूमन बीइंग 5 एलिमेंट से बने हैं, तो कॉस्टिंग कितने एलिमेंट से बना है? 3। कौन से 3 एलिमेंट है? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। ये 3 एलिमेंट से ही पूरा कॉस्टिंग होगा, फिर वो प्रोडक्शन हो, सर्विस इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, ये 3 एलिमेंट से ही बनी है। ओके, मटेरियल के अपन ने 2 पार्ट देखे, कौन से? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। कौन सा मटेरियल डायरेक्ट होता है? जो कोर एक्टिविटी से रिलेटेड है, पहला कस्टमर तक डिलीवर हुआ, दूसरा। बट इसके अंदर भी कोर एक्टिविटी से रिलेटेड है, कस्टमर तक है, फिर भी वो इनडायरेक्ट हो सकता है क्या? अगर निग्लिजिबल वैल्यू रहा तो, राइट। फिर उसके अपन लेबर कौन सा होता है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन सा? कोर एक्टिविटी से रिलेटेड है, और इनडायरेक्ट जो कोर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, वो इनडायरेक्ट लेबर होगा। नाउ डायरेक्टर रेम्युनरेशन किस में आएगा? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्टर, पक्का? तो डायरेक्ट में क्या आता है? हाँ, डायरेक्टर का रेम्युनरेशन इनडायरेक्ट में आएगा, और वर्कर जो है, वेजेस, लेबर, ये सब डायरेक्ट में। मशीन के ऊपर कोई काम कर रहा है, डायरेक्ट आएगा। ठीक है, गोडाउन में कोई काम कर रहा है, ये डायरेक्ट आएगा। जो कोई भी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे, वो सब किस में आएंगे? डायरेक्ट लेबर के अंदर आएंगे। ओके, फिर उसके बाद अपन आए ओवरहेड्स। ओवरहेड 2 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। फिक्स मतलब जो प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज नहीं होते, वेरिएबल प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होते हैं। एंड व्हाट इज सेमी वेरिएबल? हाँ, कुछ पार्ट फिक्स है, कुछ पार्ट वेरिएबल है। कुछ पार्ट फिक्स है, वो कैसे निकालते हैं? हाँ, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। तो चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन आउटपुट से तुमको क्या मिलेगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा। फिर क्या करेंगे अपन? टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे, तो तुमको क्या मिलेगी? फिक्स कॉस्ट मिल जाएगी। इसके लिए मैंने और एक फॉर्मूला दिया है, कौन सा? चेंज इन कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। इससे क्या मिलेगा? वेरिएबल कॉस्ट इन परसेंटेज मिल जाएगा। फिर टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट हटा दो, फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा। करे ऐसे क्वेश्चंस कल? पक्का? हाँ, उसके बाद अपन आए ओवरहेड्स के ऊपर। ओवरहेड्स कॉस्टिंग में ओवरहेड नाम है, पर रियलिटी में इसको क्या बोलेंगे अपन, जिसको तुम जानते हो? एक्सपेंसेस। ओवरहेड कितने टाइप के? 3। कौन से? फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, फैक्ट्री में क्या क्या था? एक हाथ दो एग्जाम्पल, फैक्ट्री से रिलेटेड एक हाथ दो एग्जाम्पल। वेजेस, वेजेस डायरेक्ट लेबर में आएगा ना। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मशीन्स, हाँ, वॉचमैन वगैरह, ये सब किस में आएंगे? फैक्ट्री कॉस्ट में आएगा। एडमिन, ऑफिस का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस की, हाँ। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है सैलरीज, हाँ, टेलीफोन चार्ज। वाह वाह वाह, क्या ढूंढ ढूंढ के निकाला। हाँ, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आता है? एडवर्टाइजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन के ट्रक, गाड़ियां जो भी है, सेल्समैन का कमीशन, ये सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। ओके, कैश डिस्काउंट किधर आएगा? इट इज नॉट अ कॉस्टिंग कॉस्ट। वेरी गुड। बैड डेट्स, और एक आधा एग्जाम्पल, एक बैंक चार्जेस, डोनेशन, ये सब कॉस्टिंग कॉस्ट के नहीं है, ये फाइनेंशियल कॉस्ट है। इसकी वजह से अपन कॉस्टिंग में इसको नहीं लेते। गुड। इसके बाद खुद देखे, नहीं देखे, चलो कल के जो क्वेश्चंस करे थे, एक दो क्वेश्चन आज दूंगा। लेट्स सी आज जमते हैं क्या। चलो, से फॉर एग्जांपल यूनिट्स,
कॉस्ट 10,000 यूनिट्स 31,000 कॉस्ट 20,000 यूनिट्स 56,000 कॉस्ट। तो मुझे बोलो कि कितना फिक्स कॉस्ट कितना? फिक्स्ड कॉस्ट कितना? 6,000 इज अ फिक्स कॉस्ट। 6,000। हाँ, अपन है ना, अभी फाउंडेशन एग्जाम खत्म हो गई, अभी तुम आ गई इंटर में, तो एक तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा, आंसर जितना इंपॉर्टेंट है उतना प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, कि तुमने कैसे लाए, फॉर्मूला लिखे, डेटा रखे, फिर उसको सॉल्व करे, इतना इंपॉर्टेंट है। तो क्या है फॉर्मूला? वेरिएबल कॉस्ट पर, इतना इज्जत से लिखना पड़ेगा। गए वो दिन जब तुम रब में करते थे, धपाक से टिक मारते थे। हाँ, तो चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन आउटपुट। तो चेंज इन कॉस्ट कितना है? 25,000, और चेंज इन आउटपुट 10,000, तो क्या आया? 2.5 पर, और ऐसा लिखना पड़ेगा पर यूनिट, माँ बाप देने का, किसी को भी लावारिस नहीं छोड़ना, हर एक नंबर को तुमको यूनिट देने पड़ेंगे, नहीं तो आधे आधे मार्क जाएंगे भुर। ठीक है, 2.5 पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट, तो पहले क्या लिखना पड़ेगा अपने को? टोटल कॉस्ट कितना है? 31,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट 10,000 इंटू 2.5, 25,000, तो कितना आया? 6,000। क्या आया? फिक्स्ड कॉस्ट। ये प्रॉपर ऐसा प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, सिर्फ आजू बाजू नहीं, एक लाइन में। ठीक है, जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर थाउजेंड। कॉस्ट में कितना चेंज आया? 14,000, और आउटपुट में 7,000, तो कितना आया? हाँ, पर यूनिट, ₹2 पर यूनिट। तो टोटल कॉस्ट कोई भी एक केस ले लो, 34,000, उसमें से क्या माइनस करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 15,000 इंटू 2, 30,000, तो कितना आ गया? 4,000। जमा। लिखे। नेक्स्ट। सेल्स कॉस्ट। निकालो फिक्स कॉस्ट।
हो गया गेम। कितना आ रहा? फिक्स कॉस्ट 26,400। ओके, लेट्स चेक। चेंज इन कॉस्ट, कितना कॉस्ट चेंज हुआ? 66 का 96, 30,000। चेंज इन सेल्स, सेल्स कितना चेंज हुआ? 50,000। तो इंटू 100 कितना? 60%। ये 60% का मतलब क्या है? क्या हुआ? ओके, फ्रीज है। हाँ, ये 60% का मतलब क्या है? हाँ, टोटल कॉस्ट में से, राइट? हाँ, अभी से एक डिक्शनरी में वर्ड याद कर लो तुम्हारे, ओफू। ओएफयू का मतलब ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो जब कभी भी ऐसे कुछ होंगे तो अपन एक ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग नोट लिखेंगे, जब तुमको बाद में समझ में आएगा तो इसके नीचे लिखो ओफू, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट टाइम लगा तो फुल फॉर्म लिखो, नेक्स्ट टाइम से अपन सिर्फ ओफू ओफू लिखेंगे। हाँ, क्या लिखेंगे? इफ सेल इज ₹100, if sale is ₹100, variable cost is 60, variable cost is 60, comma variable cost percentage, variable cost percentage are applied on sales, sales को underline, on sales, not on cost, not on cost। लिखे? क्या गलती करे थे तुम कॉस्ट का 60% निकाले, जबकि ये किसका परसेंट है? सेल्स का 60% है। तो टोटल कॉस्ट कितनी है? 66,000। वेरिएबल कॉस्ट 60% किसका? इस 1 लाख का 60%, 60,000। तो फिक्स कॉस्ट कितनी आती है? 6,000। ठीक है, तो गलती करे हो तो एक्सीडेंटल एरिया अगर पहले से पता है तो ठीक है, नहीं है तो वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूं। तो तुमको ये बहुत यूज करने पड़ेंगे, ए स्क्वायर, आर स्क्वायर एंड एम स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है? एक्सीडेंटल एरिया, जहां पे भी तुमको लगा कि अपनी गलती हुई, अभी अभी गलती हुई ना, क्या गलती हुई तुम्हारी? कि तुमने कॉस्ट का परसेंटेज लिया जबकि वो सेल्स का था। तो एक्सीडेंटल एरिया जैसे भी जहां पे भी अभी 60% के पास हुई तो ए स्क्वायर निकालो और ओफू को लिंक कर दो, तो मतलब समझ में आ जाएगा कि अपनी गलती कहां पे हुई। आर स्क्वायर रट्टा रिक्वायर्ड, जहां पे दिमाग नहीं लगाना है और वो चीज अपने को याद करनी है तो क्या करना? सीधा सीधा आर स्क्वायर। एम स्क्वायर मास्टरमाइंड, मतलब पूरी क्लास गलत हो गई तो तुमने सही आंसर निकाला, दैट इज एम स्क्वायर। मतलब लोग गलत होते हैं, तुम गलत नहीं हुए, ऐसे जगह दैट इज एम स्क्वायर। तो ऐसे चीजें पूरे नोट्स में, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, टैक्स, एफएम, हर जगह तुम्हारे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कभी भी रिवीजन करने को जाएंगे
तो तुमको पता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ था, यहाँ पे मुझे ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे मेरे गलतियां होने के ज्यादा चांसेस है। लुक, इन सीए फाउंडेशन इफ आई कंसिडर मैथ्स, बाकी इको वगैरह, तो तुमको 100 क्वेश्चंस आते थे, 100 में से 10 20 30 भी गलत हुए। सपोज मैं 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करके आया, 30 क्वेश्चंस गलत हुए, तो भी मेरे ज्यादा मार्क नहीं कटने वाले, 37 38 मार्क कटने वाले। यूर अंडरस्टैंडिंग? स्टिल आई एम पास। 30 गलतियां करना अलाउड है इंटर में, 30 गलतियां करना अलाउड ही नहीं है। क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चंस ही कितने तुम्हारे पास अटेम्प्ट करने लायक? अगर पूरे पहले दिन पेपर पैटर्न बताया, पहले क्वेश्चन में 4, बाद में सब में 2 2 2 2 2, 8 + 4 12, 12 ही क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन में एक जगह भी मिस्टेक हो गई, उसके मार्क्स तो चले गए। ठीक है, तो याद रखो, अभी यहाँ पे तुमको एक्यूरेसी भी बढ़ानी है, प्रेजेंटेशन भी बढ़ाना है। सिर्फ आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर प्रेजेंटेशन की बात लाना है। अभी फिलहाल तुम्हारा पूरा इंटेंशन 3 चैप्टर, याद रखो 3 चैप्टर का मैं टाइम पीरियड देता हूं हर बैच में, कि तुमको क्या करना है, आंसर लाना है प्रेजेंटेशन के साथ, उसके बाद टाइम के साथ। मैं अभी भी ये चैप्टर में तो तक गड़बड़ नहीं करूंगा, जब नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा अपना मटेरियल वगैरह, तब मैं तुमको एग्जाम क्वेश्चन क्लास में करवाऊंगा। एग्जाम क्वेश्चन तुम्हारे टाइम के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ क्लास में कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर पेपर अटेम्प्ट होने के लिए तुमको स्पीड भी तो चाहिए। अगर तुम एग्जाम टाइम पीरियड में सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो पेपर तो अटेम्प्ट ही नहीं होगा। तो बेसिकली तुमको पेपर अटेम्प्ट करने के लिए स्पीड भी मैटर करती है। तो यस, 2-3 चैप्टर लगेंगे स्पीड में आने के लिए, नया सब्जेक्ट है, बट 3 चैप्टर के बाद नहीं, 3 चैप्टर में तुमको दूंगा स्पीड में आने के लिए, उसके बाद तुमको तुम्हारी स्पीड आ जाएगी और तुम एग्जाम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। पर अभी से एक चीज जो तुमको लगानी है, प्रेजेंटेशन। सिर्फ टाइम पास ऐसा फास्ट फास्ट में कुछ भी नहीं लिख के लेना है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ सॉल्व होना जरूरी है। अभी जैसा आज गलती हुई तो मैं हमेशा याद नहीं दिलाऊंगा, अभी ये तुम्हारा काम बनता है, जहां पे भी तुम्हारी गलती हुई पूरे क्लास का जान दो, अपनी अपनी गलती हो गई, वहां पे एक A² निकालो। अगर पॉसिबल है अलग कलर के पेन से करो, अलग कलर की पेन है तो बाजू वाले की पेन लो और कर दो, बट करो कुछ तो बेसिकली तुमको समझ में आ जाएगा कि वहां पे अपनी कुछ ना कुछ तो गलती हुई है या ऐसा कुछ तो हुआ है। ठीक है, और एक स्टार्टिंग का पेज बोला था, स्टार्टिंग में 2-3 पेजेस छोड़ने के लिए हर चैप्टर में। तो अगर तुम्हारा कुछ लगता है कि एक आधा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने नहीं लिखा है, तुमको लिखना है तुम लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर स्टार्टिंग के 3 पेजेस ब्लैंक छोड़ना जरूरी है। ठीक है, लिखिए ओफू, 6000 तक आया, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ फिक्स कॉस्ट कितना? 1,80,000। 8,000, 8,000। ओके, लेट्स चेक। वेरिएबल कॉस्ट इन परसेंटेज, चेंज इन कॉस्ट कितना डिफरेंस है? 12,000। चेंज इन सेल्स 60,000 इंटू 100 अगर मैं करता हूं 20%। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट लेता हूं, टोटल कॉस्ट कितनी है?
32,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 1,20,000 का 20%, 1,20,000 का 20%, 24,000। तो फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी? 8,000। जमा सबको विथ प्रेजेंटेशन? ओके, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। अब ये मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग क्या कॉन्सेप्ट है, शांति से समझो। यहां पे आज अपना पूरा कॉस्टिंग का सिलेबस खत्म हो जाता है, कल अपन नया सब्जेक्ट शुरू, मजा कर रहा। सो कॉस्टिंग पहला टॉपिक इज बेसिक्स, जहां पे तुमको हर चीज इंट्रोड्यूस हो जाएगी। फिर उसके 3 टॉपिक कौन से हैं? अभी देखो, कोई भी चीज अगर पढ़नी है तो उसका बेसिक पढ़ना पड़ेगा। तो कॉस्टिंग 3 एलिमेंट से बनता है। कौन से 3 एलिमेंट्स? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। तो 3 एलिमेंट्स चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। तो सेकंड चैप्टर इज मटेरियल, थर्ड चैप्टर इज लेबर एंड योर फोर्थ चैप्टर इज ओवरहेड्स। चैप्टर समझ गए? फिर एक बार मुझे अगर चैप्टर मतलब एलिमेंट समझ गए, पूरी चीजें आ गई, अगर 5 तत्वों से अगर एक आधा आदमी बनता है, तो फिर तो क्या है, कुछ भी बनाओ, कोई भी एनिमल निकालो, उसी तत्वों से बनने वाला है। तो उसी तरीके से अभी अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग मैंने बोला कि मोर और लेस सेम है। सिर्फ डिफरेंस क्या बोला था अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग में? अकाउंट्स अपन बाद में बनाते हैं, एंड कॉस्टिंग पहले। किसके पहले? किसके बाद में? फाइनेंशियल ईयर के पहले। वो तो रेफरेंस के लिए देता है, एक आधा ट्रांजैक्शन, एक आधी चीज हैपन होने के पहले। कुछ भी एनालिसिस जिंदगी में याद रखना, एनालिसिस कभी भी होने के पहले करना। होने के बाद करके क्या फायदा है? कुछ तो फायदा नहीं होगा तब। ठीक है, एनालिसिस पहले करना चाहिए। तो एनालिसिस करने के लिए काम क्या आएगा? कॉस्टिंग तुमको काम आएगा। कॉस्टिंग विल हेल्प यू इन एनालिसिस। अभी अकाउंट्स क्या करता है? बैलेंस शीट। तुमने 11वीं 12वीं फाउंडेशन में इतने बैलेंस शीट बनाए, ठीक है। ट्रेडर बैलेंस शीट में कुछ अलग। अगर मैं सीए का बैलेंस शीट उठाऊं, ट्रेडर का उठाऊं, एक मैन्युफैक्चरर का उठाता हूं, पार्टनरशिप फर्म का उठाता हूं, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में चेंज आया क्या? हर जगह फिक्स एसेट ऊपर, उसके नीचे करंट एसेट्स, इधर लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। यही फॉर्मेट था कि नहीं? कि कुछ चेंज करे? मैक्सिमम कंपनीज के लिए वर्टिकल फॉर्मेट यूज किए, इसके अलावा कुछ चेंज करे? अकाउंट्स सबके लिए सेम। कॉस्टिंग बोलता है गलत है यार, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। हर एक के लिए अपना अलग अलग होना चाहिए। सबको मैं एनालिसिस अगर सेम फॉर्मेट में बताऊं तो गलत होगा यार, मैं सबको सेम टेस्ट ले ही नहीं सकता। तो कॉस्टिंग बिजनेस वाइज चेंज होता है। इट डिपेंड्स कि तुम कौन सा बिजनेस कर रहे हो। अगर तुम्हारा बिजनेस जैसा है उस हिसाब से कॉस्टिंग की मेथड एप्लीकेबल होंगी। अभी अपन देखेंगे कि कौन से बिजनेस के लिए कौन सी मेथड एप्लीकेबल होंगी। फर्स्ट, जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग ये ऐसे बिजनेस में जहां पे हर काम दूसरे काम से अलग होता है, दैट इज जॉब कॉस्टिंग। ओके, रो हाउस कंसेप्ट पता है किसी को? क्या होता है रो हाउस? हाँ, सबके घर सेम और 5-10 बना देते। ओके, तुम्हारे कोई है पहचानत का जिसका रो हाउस है? ओके, एक ही मतलब खुद का नहीं बोल रहा, जो पहचानत वाले जिनके घर पे गए रहेंगे रो हाउसेस। ओके, अगर मैं रो हाउस के दूसरे तुम्हारे और बाजू वाले के घर में घुसा तो सेम रहेंगे क्या दोनों के दोनों अंदर से? क्यों? इंटीरियर अलग है। अभी मुंबई पुणे में फ्लैट्स, एक बिल्डिंग में 10 फ्लैट सेम टू सेम, पर हर एक फ्लैट अंदर जाने का सेम रहेगा क्या? क्या अलग है? अगर मैं इंटीरियर डेकोरेटर की बात करता हूं, 1 BHK ही फ्लैट दिया उसको सजाने के लिए, इंटीरियर डेकोरेटर को, तो सेम सजाएगा क्या फ्लैट? नहीं सजाएगा। इंटीरियर डेकोरेटर के लिए दोनों के मतलब हर काम अलग होता है। तो जॉब कॉस्टिंग, सीए, टैक्स ऑडिट ही करना है। हर क्लाइंट का टैक्स ऑडिट सेम होता है क्या? क्यों? हर एक का बिजनेस का स्टाइल अलग होता है, अकाउंटिंग अलग होती है, उसके कस्टमर अलग होते हैं, टैक्स रेट्स अलग होते हैं, सब कुछ अलग होता है, ऑडिट करने का तरीका चेंज हो जाता है। तो जॉब कॉस्टिंग ऐसे बिजनेसेस के लिए जहां पे हर काम दूसरे काम से अलग है, वहां पे जॉब कॉस्टिंग। इन ईच केस ईच जॉब इज ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अनदर। हर एक काम दूसरे से अलग माना जाएगा।
एंड कॉस्ट ऑफ ईच जॉब इज कैलकुलेटेड सेपरेटली. स्कूटर सर्विसिंग, एक बेसिकली तुम्हारी गाड़ी खराब होगी, तुम सर्विस सेंटर पे गए, सभी गाड़ियों को एक जैसा ठीक करेंगे वो? नहीं भाई, हर एक गाड़ी का प्रॉब्लम अलग है, तो हर एक को सर्विसिंग अलग करनी पड़ती. फैब्रिकेशन वर्कशॉप, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फैब्रिकेशन? फैब्रिक का शॉप, मेरे को लगा निहायती गलत लॉजिक. फैब्रिकेटर्स ऐसा नाम सुने? फैब्रिक का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है कपड़े का. चप्पल, ऑयलिंग, लैमिनेशन. गलती से भी धंधे बिजनेस में जाऊं मत, व्हाट लगा देंगे. फैब्रिकेशन मतलब जो तुम बेंच पे खड़े हैं ना, अभी वो बेंच का ढांचा बनाना पड़ेगा ना मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, स्टील के दुकान से या आयरन के दुकान से वो पाइप पट्टी दिख रही है बेंच की, वो मंगाता हूँ. फैब्रिकेटर उसको कट करते, वेल्डिंग करके ज्वाइन करते, इनको फैब्रिकेशन बोलते हैं. कपड़े की दुकान में वेल्डिंग लगाएंगे तुम? ओके हाँ, तो फैब्रिकेशन इज वेल्डिंग. अभी तुम्हारी तुम इसको क्या बोलते हैं? हाँ बस, लगा मेरे को. तो वेल्डिंग का शॉप इज फैब्रिकेशन. फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, अभी ये याद रखो, दो टाइप के फर्नीचर होते हैं. कौन से? एक जो तुम दुकान में जाते खरीद लेते हो देख के, और दूसरा तुम्हारे घर के हिसाब से मेजरमेंट लेके बनाते हो. तो उसमें से कौन सा इधर आएगा? हाँ, जो कस्टमाइज, जो तुम्हारे घर पे आके फर्नीचर बना रहे ना, तो वो वाले कौन से हैं? जॉब कॉस्टिंग. क्योंकि हर एक के घर पे अलग फर्नीचर बनेगा. कुर्सी बनानी है, पर हर एक के घर में अलग अलग स्टाइल की बनेगी, तो वो किस में आएंगे? जॉब कॉस्टिंग. जॉब कॉस्टिंग का मेन काम क्या बोला? हर एक चीज अलग अलग रहेगी, उसके लिए कौन सी कॉस्टिंग लगाएंगे? जॉब. नेक्स्ट, बैच कॉस्टिंग. बैच कॉस्टिंग मतलब ऐसी कॉस्टिंग जहां पे एक साथ बहुत सारे चीजें चलेंगे. बैच कॉस्टिंग, एक एक को करते नहीं बैठूंगा, एट ए टाइम 10-15 चीजें, 100 चीजें, 50 चीजें बनाऊंगा. ओके, एक इमेजिनरी पार्ले जी बिस्किट फैक्ट्री. क्या लगता है पार्ले जी बिस्किट के फैक्ट्री के अंदर पार्ले जी बिस्किट बनता कैसे? क्या करेंगे, 5 ग्राम का बिस्किट लेंगे, 5 ग्राम मैदा लेंगे, 2 ग्राम की शक्कर डालेंगे, उसको घोल लेंगे, फिर भट्टी में डालेंगे, एक बिस्किट निकालेंगे, और ऐसे बहुत सारे बिस्किट बनाएंगे क्या? फिर क्या करेंगे, 5-10 हजार बिस्किट का एक साथ ये करेंगे, बड़े से ट्रे में वो डो डालेंगे, फिर उसको प्रेस करके उसको साइज देंगे, फिर उसको भट्टी में निकालें, एक साथ बनेगा ना. तो बहुत सारे चीजें जब एक साथ बनती है तो उसको क्या बोलेंगे? बैच कॉस्टिंग. ठीक है. मेडिसिन जो तुम खाती तुसी तुसी, एक 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 बनाएंगे क्या वो? इतना टाइम किसके पास है? तो मेडिसिन, बिस्किट्स, कॉस्मेटिक्स तुम्हारे, अभी एक 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 ब्यूटी प्रोडक्ट बनाएंगे क्या वो? फाउंडेशन, ऐसा कुछ रहता इनका. तो पाउडर ले रहे, उसके अंदर मिट्टी डाल रहे, फिर मिक्स करके वो फाउंडेशन बना रहे. तो भाई, नहीं मिट्टी नहीं डालते, पता है मेरे को, ये सच में सीरियस हो गए. तो जो फाउंडेशन या जो भी कुछ भी है इनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एट अ टाइम एक एक नहीं बनाएंगे, बहुत सारे बनाएंगे, फिर उसको फिल अप करके फिर पैक करके बेचेंगे. तो दैट इज बैच कॉस्टिंग. It is a variation of job costing. A batch is considered as a job and the cost of each batch is calculated separately. Pharmaceutical, test, spare parts. जो गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स होते हैं, एक एक स्पेयर पार्ट बनाएंगे या सेम टू सेम बनेंगे? ओके, किसी को पता है कि जो गाड़ी अपनी टू व्हीलर होती है उसके स्पेयर पार्ट बनाने वाली एक कंपनी है जो महाराष्ट्र पुणे की है, और बहुत सारे गाड़ियों में उसके स्पेयर पार्ट्स होते हैं, ऐसी कौन सी कंपनी है? बजाज. बजाज तो गाड़ी है, बजाज की गाड़ी कौन से स्पेयर पार्ट कंपनी से लेती है? ठीक है, बहुत डीप नॉलेज लगेगा, आज से याद रखो, मिंडा इंडस्ट्रीज. ठीक है, मिंडा. तो जो तुम्हारी गाड़ियों की चाबी, या तुम्हारे पास आजकल बजाज वगैरह की गाड़ी रहे तो उसके ऊपर इधर उधर देखो, किधर ना किधर तो मिंडा लिखा हुआ मिल जाएगा. ठीक है, तो मिंडा इंडस्ट्रीज. तो ये क्या करेंगे? हेडलाइट्स, एक साथ हेडलाइट बनाएंगे. पेडल, एक साथ वो किक वाला पेडल बनाएंगे, एक साथ इंडिकेटर्स, तो एक साथ इंडिकेटर्स बनाएंगे. तो एक 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 नहीं बनाएंगे, हजार हजार 10-10 हजार एक साथ
बनते हैं मिंडा इंडस्ट्रीज। तो ये बैच कॉस्टिंग में आएगा। इमेजिन हो रहा है क्या, एट अ टाइम बहुत सारी चीजें एक जैसी सेम टू सेम बन रही है। अभी स्कूल में तुम लोग यूनिफॉर्म खरीदते थे या स्टिच करवा देते? खरीदते थे। कोई स्टिच करवाया है? हाँ, अगर तुम स्टिच करवाए तो वो क्या हो गया? जॉब कॉस्टिंग। अदरवाइज अगर तुम रेडीमेड खरीद रहे तो वो क्या था? उसने बनाते समय तो एट ए टाइम बहुत सारे एक साथ बनाए रहेंगे ना। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? ओके। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अभी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मतलब जनरली ऐसा काम जिसको करने के लिए 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड लगता हो, कॉन्ट्रैक्ट। और तुम्हारे दिमाग में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बोलते ही एक ही चीज ध्यान में आना चाहिए, कंस्ट्रक्शन। जनरली कंस्ट्रक्शन 1 साल के अंदर होता है क्या? कुछ कुछ होते हैं, पर जनरली की बात चल रही, बहुत सारा टाइम लगता है। क्यों सर, इसको अलग से क्यों ट्रीटमेंट देना? इमेजिन करो एक बिल्डर जो कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है। अब क्या, 2-3 साल सपोज उसको कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन को लग गए। पहले साल जमीन खरीदा, लैंड, उसके लिए एक्सपेंस है या असेट है? असेट है। लैंड इज एन असेट। पकड़ के मारना बिल्डर है, बिल्डर के लिए लैंड एक्सपेंस है, गुड्स है, उसको बेचने का ना आगे जाके। अभी कार तुम्हारे लिए असेट है, कार कंपनी के लिए कार क्या है? एक्सपेंस, गुड्स है ना। तो अगर एखादा बिल्डर जमीन खरीदता है तो वो असेट नहीं है, मैक्सिमम करंट असेट है, ठीक है। अपने जैसा लिए नहीं कि वो असेट बैलेंस शीट में दिखा देंगे, इट विल बी अ गुड्स टाइप्स में। फिर सीमेंट, सलिया, ये सब डाल देगा। 3 साल खर्चे खर्चे। पहले साल खर्चा हुआ, कुछ भी बिका नहीं, लॉस। दूसरे साल कुछ भी बिका नहीं, खर्चा बहुत हुआ, लॉस। तीसरे साल लॉस। चौथे साल बन के रेडी हो गया, पेपर में ऐड डाला, बहुत लोगों ने बुकिंग कर दी, पैसा आया। चौथे साल प्रॉफिट ही प्रॉफिट, और पहले 3 साल लॉस ही लॉस। कुछ तो गड़बड़ है क्या? क्यों, क्या गड़बड़ है? जब तक बनता नहीं वो लॉस नहीं बताना, क्या बताना? हाँ, वेरी गुड। चौथे साल का प्रॉफिट है क्या वो? उसने 3 साल मेहनत करी तब जाके चौथे साल में प्रॉफिट आया। तो जो चौथे साल का प्रॉफिट है, एक्चुअली शुड इट बी ट्रांसफर टू फर्स्ट ईयर? छोटा थोड़ा फर्स्ट ईयर, थोड़ा सेकेंड ईयर, थोड़ा थर्ड ईयर, थोड़ा फोर्थ ईयर डालना चाहिए था कि नहीं? तो ये चीज सिर्फ कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आती है जनरली। तो 1 साल के ऊपर का जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो खर्चों को डिवाइड करना चाहिए और प्रॉफिट को भी डिवाइड करना चाहिए। तो कैसे खर्चे डिवाइड करते हैं और कैसे प्रॉफिट डिवाइड करते हैं अपन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में सीखेंगे। तो ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो, रोड का कंस्ट्रक्शन हो, या जो कुछ भी हो। अभी आपने नांदेड़ का एग्जांपल ले लो, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, 1 आध महीने में होगा क्या वो? नहीं, 1-2 साल तो लगेंगे ना। इतना रास्ते खोद के रखे हैं, जर्मन टेक्नोलॉजी यूज होके नांदेड़ में बनने वाले बोले रोड, पता नहीं। अभी जब भी बनेगा उसको 1 साल के ऊपर तो टाइम लगेगा कि नहीं? लगने वाला है। तो किस में आना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। क्या हुआ? नहीं, सच में जर्मन बोले मेरे को। प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग। अभी तेरे को अंदर की खबर पता रहेगी, हमको नहीं है। ओके, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग। अब प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है? ऐसा बिजनेस जिसमें एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, पर वो बनने के लिए बहुत सारा टाइम लग रहा है, अलग अलग चीजों से वो गुजर रहा है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल, ओके, शुगर। तो बोल रहे तो अपन लेंगे शुगर इंडस्ट्री। अभी शुगर इंडस्ट्री में सबसे पहले क्या करना पड़ता है? शुगर बनाते, अरे भाई पहला कुछ तो, हाँ, तो शुगर केन से उसका जूस, जूस से गुड़, गुड़ से शुगर, शुगर को फिर क्रिस्टलाइजेशन एंड सल्फर प्रोसेस जाना पड़ता है, तब जा एक्चुअली शक्कर जो होती है वो पीली कलर की होती है। फिर उसमें सल्फर छोड़ते हैं, उसके बाद वो क्रिस्टल बनता है और वो ट्रांसपेरेंट दिखना शुरू हो जाता है। तो इतने सारे प्रोसेस से गुजर, पहले वो शुगर केन को क्या करते पता नहीं, हाँ, उसका जूस निकालेंगे, जूस निकालने के बाद उसको घोट के गुड़ बनाएंगे,
गुड़ को फिर क्या प्रोसेस करके तो शुगर करेंगे, फिर उसके बाद उसका क्रिस्टल प्रोसेस होगा, फिर वो पैकिंग होगी। अलग अलग प्रोसेस है कि नहीं? प्रोडक्ट एक ही है पर बनता अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग प्रोसेस से, तो उसको प्रोसेस कॉस्टिंग बोला जाएगा। अभी तुम्हारा ब्रेक है, तुम्हारा फेवरेट फूड चिप्स। अब वो चिप्स लेस की फैक्ट्री, बालाजी की फैक्ट्री या कोई भी फैक्ट्री में गए तो क्या करते रहेंगे ये लोग? सबसे पहले आलू आलू लेते, तलते डायरेक्ट। हाँ, स्लाइस, अरे बाप, स्लाइस पहले उस बॉईल। अरे अब आप किचन में मत जाओ रे भाई, तुम गलती से भी बॉईल करके चिप्स बनाते क्या? सबसे पहले उसको धोएंगे, फिर उसकी चड्डी, सॉरी उसके कपड़े ऐसा, उसके पहले छिलके निकालेंगे, फिर एक बार तो पहला प्रोसेस बोला ना मैं, धोएंगे बोल के पहले उसको साफ करेंगे, फिर उसके छिलके कपड़े निकालेंगे, फिर उसको चॉप स्लाइस करेंगे, फिर उसको बॉईल नहीं रे भाई, फ्राई फ्राई, बॉईल नहीं करते चिप्स को। तुम कौन से चिप्स खा रहे मेरे को आज जानने का चाहिए। उसको केले बोलते, जो तू खा रही ना वो बॉइल्ड जैसे लगते, वो केले होते हैं, चिप्स नहीं होते। हाँ, तो फिर उसको फ्राई करते, फ्राई करने के बाद उसके ऊपर मसाला छिड़कते, फिर उसके बाद पैक होता। तो बेसिकली उसके अलग अलग प्रोसेस हैं। पहले साफ सफाई, फिर उसके चॉपिंग, फिर उसके बाद फ्राई, उसके बाद उसका पैकिंग। तो अलग अलग प्रोसेस से जाके गुजर रहे हैं। ओके, कोको कोला कैसे बनता है? सर पानी लो, ऐसा ऐसा करो। ओके, तो सबसे पहले गंदा पानी, गंदा पानी को अच्छा पानी करेंगे, फिल्टर करेंगे, फिर अच्छे पानी को कार्बनेशन प्रोसेस होता है, कार्बोनाइजेशन, उसके अंदर बुलबुले। कभी सोडा पीने को गए और तुम्हारे सामने सोडा बनाया क्या? वो एक ऐसा बॉटल होता है, उसके अंदर डाल के वो हवा छोड़ता, हाँ, उसको कार्बोनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बोनाइजेशन प्रोसेस, उसमें से बुलबुले छोड़ेंगे, वो थोड़ी फजी बनता है। फिर उसके बाद हाँ सोडा पानी, फिर काला सोडा पानी, उसके अंदर थोड़ा सा इसेंस फ्लेवर मिक्स कर देंगे, फिर उसका पैकिंग कर देंगे। अलग अलग प्रोसेसेस दिख रही क्या? समझा? ओके, तो ऐसे प्रोसेस जिसमें होते हैं उसको क्या बोलेंगे? प्रोसेस कॉस्टिंग। सुगर, पेपर, सीमेंट, ऐसे कुछ तो होता है। पेपर किससे बनता है? ग्रीस, हाँ वुड, वुड, हाँ, लकड़ी से, लकड़ी को थोड़ा ये करके। सिंगल यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग, सिंगल यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग, रिलेट मत करो, ये सिंगल है मतलब, तो एक्चुअली इसका नाम है। तो यूनिट सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। अभी ये ऐसा इंडस्ट्री जहां पे सिर्फ एक ही चीज दिन रात हो रही है, एक ही आउटपुट दिन रात निकल रहा है। न्यूज़पेपर प्रिंटिंग क्या होता है? वो दिन रात क्या करेंगे? वो पेपर डालेंगे, प्रिंटिंग, अलग अलग प्रिंटिंग होगा, बस दिन रात प्रिंटिंग ही चलेगी, अलग कुछ होगा क्या? तो उसको क्या बोलेंगे अपन? सिंगल या आउटपुट। मतलब दिमाग में इमेज हो रहा क्या कि एक ही चीज बनते जा रही। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन क्या होते रहता है? विंड मिल, हवा आई, पवन चक्की घूमी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, दिन रात एक ही काम हो रहा है। थर्मल पावर प्लांट, पानी को गर्म करो, भाप छोड़ो, टरबाइन घूमेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ऐसा टाइम होता क्या? सवेरे 2 घंटा, दोपहर में 2 घंटा, दिन रात वही चालू है। कोल माइनिंग क्या होता है? केजीएफ, दिन रात वो सिर्फ कोल बाहर निकाल रहे, तो इसको क्या बोलेंगे? यूनिट कॉस्टिंग, सिंगल, एक ही प्रोडक्ट। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अभी किसी को ये लगेगा सर कोको कोला इंडस्ट्री में दिन रात तो कोको कोला ही बन रहा है, फिर वो सिंगल यूनिट में क्यों नहीं आता? आ सकता। देखो ऐसा कोई ये नहीं है, एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर ये इस मेथड में आता तो उस मेथड में नहीं आता। एक आधा प्रोडक्ट, एक आधा बिजनेस, 2-3 इसमें आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर सर क्या यूज करना? जो तुमको अच्छा लगे या जो तुमको अप्रोप्रिएट फील हो। अब मुझे बोलो कोको कोला के लिए कौन सा अप्रोप्रिएट लोगों को लगता है, प्रोसेस या नीचे वाला?
प्रोसेस, क्योंकि उसको बहुत सारे अलग अलग जगह खर्चे लग रहे, तो प्रोसेस में अच्छा लगेगा। कोयले में क्या अलग अलग प्रोसेस नहीं है, सिर्फ निकालने, खोद के निकालना है, तो वही काम है, तो वो यूनिट सिंगल कॉस्टिंग में आएगा। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये देखो फर्क है, यहाँ पे ऑपरेशन है, ये ऑपरेटिंग है, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में मतलब क्या आता है, सर्विस इंडस्ट्री, कोई भी जिसमें सर्विस हो। एक सिंपल सा लॉजिक, फाउंडेशन देखते कितने लोगों को याद है, हार्मोनिक मीन कब यूज करना है सर, छोड़ आए वो गलियां, स्पीड के लिए, वेरी गुड, बट स्पीड के लिए ही क्यों, मैंने तब कुछ तो बोला था। हाँ, जहां पे दो यूनिट एक साथ आते हैं, ऐसे लिए पूरे जगह हार्मोनिक मीन, स्पीड का यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर, तो दो यूनिट है ना, किलोमीटर एंड आवर, तो ऐसे दो यूनिट एक साथ आ रहे, जहां पे भी दो यूनिट एक साथ आते वहां पे क्या लगेगा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। जैसे अगर सपोज ट्रेन का टिकट निकालना है, नांदेड़ से सपोज हैदराबाद, नांदेड़ से हैदराबाद का ट्रेन का टिकट अगर मैं ट्रेन के ऐप में जाके देखता हूं, तो सपोज 500 रुपए है, तो क्या बताएगा, 500 रुपए पर हेड, बराबर सर, एक ही यूनिट है ना पर हेड, बट हैदराबाद तक ही। अभी फॉर एग्जाम्पल ट्रेन का टिकट 500 रुपए है, कब तक है, हैदराबाद तक, चलो पूरी फैमिली को लेके चलो, 500 रुपए दो, नहीं, पर हेड, पर लोकेशन, हैदराबाद तक एक आदमी का 500, समझा क्या कुछ। हाँ, अगर मैं लोकेशन चेंज करूं तो कॉस्ट चेंज होगी, और आदमी, नंबर ऑफ आदमी चेंज करूं तो कॉस्ट चेंज होगी, तो दोनों चीजों से अफेक्ट हो रहा है वो, तो ट्रेन जर्नी, बस सेम, दो चीजें एक साथ आई, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब किडनी का ऑपरेशन कराना है, कितने रुपए, तो वो बोल रहा 2 लाख, चलो गंपा गुत्ता पूरे फैमिली का कर डालो, अरे भाई, एक आदमी का एक ऑपरेशन का 2 लाख, पर हेड, पर डिसीज, 2 लाख रुपया, ठीक है। अगर तुम इसके साथ, चलो बॉडी खोली दी है, थोड़ा ऊपर जाके ट्रांसप्लांट भी कर दो, हार्ट ट्रांसप्लांट, तो ऐसा कर लेंगे क्या, नहीं, उसका कॉस्टिंग अलग लगेगा, हर एक ऑपरेशन का चेंज होगा, और एवरी बॉडी का अलग अलग लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली डॉक्टर की सर्विस, हॉस्पिटल सर्विस, होटल सर्विस, हेल्थ क्लब, ये सब किस में आएंगे, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर आएंगे। मल्टीपल कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग सिंपल है, ऊपर में से जितने भी है, कितने हैं, 6, एक आधे बिजनेस को दो दो चीजें लगानी पड़ रही, 6 में से कोई भी एक दो चीजें, 3, तो उसको मल्टीपल कॉस्टिंग में डाल देंगे। जैसे कोको कोला का 2 मिनट पहले एग्जांपल लिए, प्रोसेस भी होता है, यूनिट भी हो सकता है, बट एग्जाम में क्या लिखना, एग्जाम्पल में मोर अप्रोप्रिएट जो है, मोर अप्रोप्रिएट क्या है, प्रोसेस से ऑपरेशन, समझ में आया क्या, पक्का, तो नीचे का क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए तुमको, क्वेश्चन नंबर, कट गयो, हाँ पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 21, ये दिख रहा क्या, दिख रहा, इसके सामने लिखो कौन सी मेथड तुमको लगता है, कौन सी मेथड ऑफ कॉस्टिंग लगनी चाहिए,
हो गया? चलो लेट्स चेक। नर्सिंग होम सर्विस होता है, ठीक है। नर्सिंग होम में क्या होता है? हाँ, टेक केयर, मतलब बेसिकली किसी को केयर टेकर चाहिए तो फिर उनसे वो मंगा सकते हैं, फिर उधर बेच सकते हैं। तो बेसिकली ये सर्विस हो गया, पर पर्सन, पर डे, पर मंथ, ऐसा कुछ वैसा। तो इट इज ऑपरेटिंग। गुड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग, क्योंकि ये सर्विस इंडस्ट्री। स्टील, यस, सिंगल या फिर आउटपुट कॉस्टिंग, जो भी है, दिन रात उसमें क्या निकल रहा है? सिर्फ स्टील ही निकल रहा है। कोल, सिंगल। बाइसिकल, वेरी गुड, बैच। क्यों? हाँ, तो कैसा होता है? एक साथ उसके सपोज सीड्स बन रहे तो एक साथ सीड बनाएंगे, टायर बन रहे तो एक साथ टायर बनाएंगे, एक साथ वो उसका जो ढांचा स्ट्रक्चर होता है एक साथ स्ट्रक्चर बनाएंगे, मडगार्ड एक साथ बनाएंगे, तो फिर उसको असेंबल करेंगे। तो बनाएंगे एट ए टाइम, एक एक साइकिल बनाएंगे, एक साथ उसके पार्ट्स बनाएंगे, एक साथ पूरे पार्ट्स बनाएंगे हजार हजार, फिर उसको असेंबल करते बैठेंगे। तो ये बैच कॉस्टिंग आता है। ब्रिज कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट। इंटीरियर डेकोरेटर, जॉब कॉस्टिंग। एडवर्टाइजिंग, पक्का, यस, जॉब। क्यों? हर एक ऐड दूसरे ऐड से अलग होगी। रेडीमेड फर्नीचर, हाँ, रेडीमेड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ फर्नीचर रहता तो जॉब, पर रेडीमेड है तो मतलब वो सेम टू सेम बनाते रहेंगे हर बार, तो ये किस में आएंगे? बैच। सुगर, यस, प्रोसेस। इसके अंदर अगर किसी को स्टील को प्रोसेस बोलना है तो बोल भी सकता है। स्टील बनाने के लिए पहले उसका रॉ मटेरियल, फिर उसको गर्म करो, फिर ठंडा करो, फिर शेप दो, चाहिए तो दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम। समझ गया? ओके, उसके नीचे और एक है। नहीं नहीं, ये नहीं, ये कल करेंगे। आज के लिए समझ गया? ओके, आज के लिए इतना ही। वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे।